जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण को हम लोग एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू करता है। आप सभी कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू करता है। तो मेरे मित्र, आप सरल शब्दों में कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पौधे के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे के द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में पौधा क्या करता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें पौधा जो है वो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ H2O से अपना भोजन तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा क्या करता है, तो आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ ही साथ जो इसको मिट्टी से H2O मिलता है उससे ये अपना भोजन तैयार करता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब साफ है कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण को एक सिस्टमेटिक तौर पे डिफाइन करने की कोशिश करें या सिस्टमेटिक तरीका से इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम सभी क्या कहते हैं कि पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की सहायता से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं दूसरी डेफिनेशन के तौर पे। क्या नोट कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O यानी कि जल की सहायता से सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, तो अब कोई भी आपसे ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आप सिंपल तौर पे क्या कह सकते हैं कि पौधे के द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। अगर वो कहेगा कि हम नहीं समझ पाए तो आप क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा CO2 एवं H2O की सहायता से सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। आप कहेंगे कि चलो प्रकाश संश्लेषण को तो सर हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि ये जो पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 को कैसे ग्रहण करता है और H2O को कैसे ग्रहण करता है। मेरे मित्र, इसके लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा। जैसे कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका कोई एक प्लांट है, मान लेते हैं कि कोई आपका एक फूल का पौधा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका लीफ हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा और साथ ही साथ ये वाला पोर्शन क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी जड़ हो जाएगा यानी कि रूट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे है कि ये जो आपका पौधा है ये आपके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ग्रहण करेगा, H2O को कैसे ग्रहण करेगा, सनलाइट को कैसे ग्रहण करेगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस पौधे के लीफ में यानी कि इसके पत्ती में छोटा छोटा पोर्स होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं या फिर रंध्र कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं हिंदी में। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग एस्टोमाटा भी कहते हैं।
आपके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा पौधे के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो गैस है वो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, और जब कोई भी गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पौधे के शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा से कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा, और प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपके वायुमंडल से कहाँ जाएगा, तो गुरुजी प्लांट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्लांट में जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया कहलाएगी। सवाल ये है कि गुरुजी ये प्लांट में घुसेगा कैसे, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्लांट के लीफ में छोटा छोटा होल होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, एक्चुअली इसी रंध्र के थ्रू आपके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्लांट के लीफ के अंदर जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट के लीफ के अंदर जाती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू जाती है, विसरण के प्रक्रिया के थ्रू जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इंग्लिश में इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के एस्टोमाटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए अंदर जाता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू जाता है, आप कहेंगे विसरण के प्रक्रिया के थ्रू जाता है। आप कहिएगा चलो सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ में कैसे जाता है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जल कैसे जाता है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी चीज होता है और वाटर की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप सभी क्या करते हैं, प्लांट में टाइम टू टाइम पानी भी डालते रहते हैं। पानी कहाँ डालते हैं, तो गुरुजी प्लांट के जड़ में डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं, जड़ में डालते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के जड़ का काम क्या होता है, तो प्लांट के जड़ का काम होता है ये जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। प्लांट का जड़ क्या करता है, तो प्लांट के लिए जल और खनिज लवण यानी कि वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के रूट के थ्रू जो जल को अवशोषित कर प्लांट के स्टेम के सहारे प्लांट के लीफ तक पहुंचाया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो गुरुजी प्लांट में जो जल लीफ तक पहुंचता है वो परासरण के प्रक्रिया के थ्रू पहुंचता है। परासरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो विसरण की प्रक्रिया के थ्रू जाता है और प्लांट में जल जो है वो परासरण के प्रक्रिया के थ्रू पौधे के पत्ती तक पहुंचता है यानी कि लीफ तक पहुंचता है। आप कहेंगे कि चलो सर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल और खनिज लवण तो मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिल गया और जल और खनिज लवण इसको मिट्टी से मिल गया यानी कि भूमि से मिल गया, लेकिन ये बताओ कि ये सूर्य प्रकाश को कैसे ट्रैप करता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आप सभी जो कहते हैं कि गुरुजी प्लांट का जो लीफ होता है उसका कलर हरा होता है, किसके चलते, तो आप कहते हैं क्लोरोफिल के चलते। किसके चलते, क्लोरोफिल के चलते यानी कि पर्णहरित के चलते। किसके चलते, पर्णहरित के चलते। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के लीफ में जो ये क्लोरोफिल होता है एक्चुअली इसी का काम क्या होता है, तो इसी का काम होता है सूर्य प्रकाश को ट्रैप करना। इसी का काम क्या होता है, सूर्य प्रकाश को ट्रैप करना। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, ये क्या करता है, तो ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और जब ये सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में होता है तब इन सारी चीज़ों से क्या करता है, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है विसरण के प्रक्रिया के थ्रू, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है परासरण के प्रक्रिया के थ्रू, और साथ ही साथ प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है यानी कि सनलाइट को ट्रैप करता है। और फिर जाकर के क्या होती है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू क्या बनता है, तो पौधे के लिए आवश्यक ग्लूकोज का निर्माण होता है यानी कि आवश्यक फूड मटेरियल का निर्माण होता है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि यहाँ पे CO2 भी जरूरत होगी, H2O भी जरूरत होगी और ये सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, बिल्कुल होगी सर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको एज अ रिएक्शन आप कुछ ऐसे समझ सकते हो।
क्या? तो आप सभी लिख सकते हो कि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ता है। किसके उपस्थिति में सर? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सूर्य प्रकाश और साथ ही साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये आपका दोनों क्या करता है? अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? तो ये सर C6H12O6 बना लेता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और साथ ही साथ क्या बनाता है? तो गुरुजी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है और वो कितना होता है? 6O2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको आप एज अ रिएक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कह सकते हो? कि गुरुजी जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे में अभिक्रिया करते हैं, तब ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी रिएक्शन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के संख्या को बढ़ा देंगे, यानी कि अगर रिएक्शन आपका 6CO2 प्लस 12H2O के बीच हो, यानी कि वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, किसके उपस्थिति में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब ये क्या बना लेगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तब ये C6H12O6 ग्लूकोज तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा? तो सर 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का भी रिलीज करेगा और साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का भी रिलीज करेगा। तो आप ये दोनों ही रिएक्शन अपने माइंड में रखेंगे। क्या? कि जब भी आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो क्या हो सकता है? तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बना लेगा? तो ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और यही ग्लूकोज क्या होता है? तो यही ग्लूकोज जो है पौधे के लिए भोजन हो जाता है। यही ग्लूकोज पौधे के लिए क्या हो जाता है? भोजन हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप अगर ये कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद पानी का भी निष्कासन होता है, तो उसमें जो आपका रिएक्शन होगा उसमें क्या बदल जाएगा? तो यहाँ पे आपने वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स लिया है, लेकिन जब पानी के निर्माण को आप शो करके दिखाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12H2O लिखेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मेन उत्पाद कौन सा है, मुख्य उत्पाद कौन सा है? ये जो आपका ग्लूकोज है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। और साथ ही साथ ये जो आपका H2O और ऑक्सीजन है ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो आप सभी कहेंगे ग्लूकोज। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग शर्करा भी कहते हैं हिंदी में। तो आप ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है और आपके ऑप्शन में ग्लूकोज या शर्करा रहे, तो आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद है, तो आप सभी क्या कहेंगे? कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद जल और ऑक्सीजन है। क्या है? जल और ऑक्सीजन है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस टाइप की प्रक्रिया है, तो आप सभी क्या कहेंगे? कि गुरुजी ये प्रक्रिया तो प्लांट में होती है। किस में होती है? प्लांट में होती है। और प्लांट बायोलॉजिकली क्या है? तो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार का जीव है। क्योंकि ये प्रक्रिया किसी जीव के अंदर हो रही है और ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे? आप सभी यहाँ पे लिख लेंगे स्टार मार्क दे करके कि ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये किस में हो सकता है? तो आप सभी याद रखना, जितने भी हरा पौधा है, साथ ही साथ जो आपका शैवाल होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आप चाहे तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं कि सभी हरे पौधे एवं शैवाल में, सभी हरे पौधे एवं
शैवाल में ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है। कोई भी आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, तो आप बेहिचक कहेंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सभी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और साथ ही साथ जो शैवाल होता है, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछते कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्लांट के लीफ में होती है, यानी कि पत्ती में होती है। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि पौधे का जो पत्ती होता है उसको क्या बोला जाता है? पौधे का रसोई घर बोला जाता है। तो आप चाहें तो इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस एक नंबर को मिटा करके लिख दे रहा हूं बंद करके कि पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, यानी कि किचन हाउस कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होता है? तो पौधे के पत्ती के हरित लवक में होता है। हरित लवक क्या है? तो पौधे का एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है। लेकिन हम लोग अमूमन समझने के लिए क्या कहते हैं कि चूंकि हरित लवक जो है वो पत्ती में होता है, इसीलिए हम लोग पत्ती को एज अ किचन हाउस ऑफ प्लांट रेफर करते हैं, यानी कि पत्ती को पौधे का हम लोग क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पौधे में प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कच्ची सामग्री है, तब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे मित्र, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कच्चा सामग्री होता है, इस चीज़ को सीधे सीधे समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन सा मटेरियल जरूरी होता है, यानी कि पूरे प्रकाश संश्लेषण को होने में आपको किस किस प्रकार के पदार्थ की जरूरत होती है। आप कहेंगे सर इसमें कोई शक नहीं है, और अभी हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है पूरी तरह से कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। अगर आप में से किसी मित्र को ये चीज़ ना याद रहे तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप किसी भी प्लांट के लीफ को देखेंगे तो आप सभी क्या समझेंगे कि प्लांट के लीफ में ग्लूकोज तैयार होता है, जो कि प्लांट के लिए क्या होता है? भोजन होता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि प्लांट के लीफ में जो ग्लूकोज तैयार होता है ये किस प्रक्रिया के थ्रू तैयार होता है? तो आप सभी कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू तैयार होता है। अब बात किसकी आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये लीफ जो है ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, और साथ ही साथ इसको कहाँ से पानी मिलता है? तो गुरुजी ये पौधा का जो जड़ होता है ये मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके लीफ तक पहुंचाता है, और साथ ही साथ इस लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरित होता है, वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और फिर जाकर के पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और फिर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और इसी लीफ के थ्रू क्या हो जाता है? तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सभी हमेशा याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए H2O की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस प्रकार के सामग्री की जरूरत होती है, आप सरल शब्दों में कहेंगे कि H2O की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है? तो CO2 की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है? तो आप कहेंगे सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग हिंदी में सूर्य प्रकाश कहते हैं। और चौथा चीज आपको क्या चाहिए होता है? तो क्लोरोफिल चाहिए होता है। अच्छा, आप सभी ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये सभी चीजें जरूरी होती है, तो सनलाइट बनाने का तो जरूरी है नहीं। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो सर हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, हमारे वायुमंडल से मिल जाएगा। और ये क्या है? तो गुरुजी ये तो फ्री एनर्जी है, हर कोई ले सकता है, तो प्लांट भी इसको आसानी से अवशोषित कर लेता है। और साथ ही कि किसी भी प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब उसमें क्या होगा कि गुरुजी क्लोरोफिल मौजूद होगा।
क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ये दोनों चीज तो आपका कहीं ना कहीं हर एक जगह पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगर कोई ग्रीन प्लांट है तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल होगा, और साथ ही साथ कहीं पे भी आप बात करेंगे सनलाइट की तो वहां पे ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप कहेंगे चलो सर इस दोनों सामग्री की तो हम लोगों को बात ही नहीं करना है, लेकिन ये जो आपका H2O है ये प्लांट को कहां से अवशोषित करना पड़ता है, तो गुरुजी भूमि से अवशोषित करना पड़ता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट को कहां से लेना पड़ता है, तो गुरुजी ये वायुमंडल से लेना होता है। और ये दोनों ही क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये दोनों ही कच्चा सामग्री है, यानी कि रॉ मटेरियल है। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाहता था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऐसे तो आपको 4 चीजों की जरूरत होती है, H2O, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल हर एक प्लांट में होगा, अगर वो ग्रीन है तो क्लोरोफिल की मौजूदगी रहेगी ही रहेगी। और साथ ही सनलाइट आपको फ्री में मिल रहा है, प्लांट को भी फ्री में मिलता है। तो इस दोनों मटेरियल की तो हम लोगों को बात ही नहीं करना है। बच कौन जाता है, H2O बच जाता है और CO2 बच जाता है। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री है, यानी कि रॉ मटेरियल है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट कर लेंगे। आप नोट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री, कच्चा सामग्री आप क्या कहेंगे कि जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और साथ ही साथ जो H2O है, ये दोनों ही क्या हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री माना जाता है। आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री माना जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर अब तो हम प्रकाश संश्लेषण के पूरे प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं, लेकिन आपने जो ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करता है वो विसरण के प्रक्रिया के थ्रू करता है। तो ये सब चीजें तो हम भूल जाएंगे, ये तो हमको याद रहेगा नहीं, आपने कहीं पे लिखा भी नहीं है। तो मेरे मित्र आइए अब हम लोग इन चारों ही सामग्री के बारे में एक एक करके कुछ मुख्य बातों को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब भी इस चारों ही सामग्री से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कुछ मुख्य बातों को। मेरे मित्र इतना तो आप सबों को पता चल गया होगा कि पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपका एक मेन कच्चा सामग्री, मेन रॉ मटेरियल किसको माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस पर्पज से करता है, तो आप कहेंगे अपना भोजन बनाने के पर्पज से करता है। साथ ही आप सबों को ये मालूम है कि कुछ प्लांट भूमि पर रहते हैं और कुछ प्लांट आपका जल में भी पाया जाता है। जो प्लांट भूमि पर रहता है उसको हम लोग स्थलीय पौधा कहते हैं, और जो प्लांट आपका जल में होता है उसको हम लोग जलीय पौधा कहते हैं, यानी कि एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना तो बड़ा ही आसान है कि जो प्लांट स्थल में होगा उसको हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, लेकिन जो प्लांट जल में होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे लेगा, कहाँ से लेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जलीय पौधे होते हैं वे जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो आप सभी ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्थलीय पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, हमारे वायुमंडल से मिल जाता है, जबकि जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और मैंने इस दोनों ही बातों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला चीज क्या मेंशन करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। किस टाइप के पौधे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो स्थलीय पौधे होते हैं वो इसे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, लेकिन जो आपका जलीय पौधा होता है वो जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किस पर्पस के लिए, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए। किस पर्पस के लिए, आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, और मैंने आपको पीछे बताया भी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पौधा कैसे अवशोषित करता है। तो आप कहेंगे पत्ती में जो स्टोमाटा मौजूद होता है, पत्ती में जो छोटा छोटा होल्स होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं इंग्लिश में, उसके थ्रू प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से अवशोषित करता है। किस प्रक्रिया के थ्रू, आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया के थ्रू। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे नोट 2 में लिख दिया है कि पौधे CO2 को रंध्र के द्वारा विसरण प्रक्रिया से वायुमंडल से ग्रहण करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नोट 3 करके भी कुछ लिखा है।
इसको समझने से पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सनलाइट का होना बहुत ही जरूरी है। और दिन के समय यानी कि दोपहर के समय, या आप कह सकते हो कि 9-10 बजे के बाद का जो समय होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो सुबह और शाम के बाद दोपहर के समय में बढ़ जाता है। और जब आपका प्रकाश का इंटेंसिटी ज्यादा होता है तो उस वक्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी मॉर्निंग और इवनिंग में सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी धीमा होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यही चीज आपको समझना भी है। क्या समझना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सनलाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि प्रकाश के तीव्रता पर डिपेंड करती है। जब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर हम लोग सुबह और शाम की बात करें तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इस समय सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सुबह और शाम में चूंकि सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इसीलिए इस वक्त पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो भी क्या होती है? तो सर स्लो होती है, यानी कि धीरे होती है, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है। दैट्स व्हाई इस वक्त में प्लांट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसका भी रेट क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और साथ ही आप सबों को ये चीज मालूम होना चाहिए कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पर्पज से तो करता है, साथ ही साथ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता है। आप सबों को मालूम होगा कि चाहे आप हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो, सबको श्वसन की जरूरत होती है। और श्वसन की प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया आपका सेम पौधे के द्वारा भी किया जाता है। क्योंकि दिन के वक्त में क्या होता है कि पौधे जितने भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका वो उपयोग करते हैं, लेकिन रात में जब पौधे को सनलाइट नहीं मिल पाती है तब ये क्या करते हैं? तो श्वसन के प्रक्रिया के थ्रू जो पूरे दिन इन्होंने अपना भोजन बनाया है उससे ये अपना ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट में रात को रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और दिन के समय में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होती है, और साथ ही साथ प्लांट के अंदर जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो रिस्पिरेशन रेट होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि चूंकि जब सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और पूरे दिन तो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहती है। लेकिन जैसे ही सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तब प्लांट क्या करना शुरू कर देता है? श्वसन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग टाइम की बात करते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है इस वक्त प्लांट में वो भी कम होता है। और साथ ही साथ उस वक्त जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है प्लांट के अंदर, तो रिस्पिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस का रेट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। और प्लांट के इस स्थिति को क्या बोला जाता है? संतुलन बिंदु बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपेंसेशन पॉइंट बोला जाता है। क्या कहेंगे सरल शब्दों में कि प्लांट में मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम, यानी कि सुबह और शाम के समय में फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की रेट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर दोनों क्या होती है? समान होती है। और इसीलिए इस स्थिति को क्या बोला जाता है? प्लांट का संतुलन बिंदु बोला जाता है, कंपेंसेशन पॉइंट बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि संतुलन बिंदु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु को हम लोग इंग्लिश में कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। और ये आपको प्लांट में कब देखने को मिलेगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, सुबह और शाम के वक्त देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? सुबह और शाम के वक्त देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में संतुलन बिंदु की स्थिति कब होती है, या प्लांट अपने कंपेंसेशन पॉइंट पे किस वक्त पहुंचता है? तो आप कहेंगे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे पहुंचता है। क्यों पहुंचता है या फिर क्या होता है? तो आप सरल शब्दों में कहेंगे, क्या कहेंगे कि सुबह और शाम में प्रकाश संश्लेषण की दर एवं श्वसन दर समान होती है, और पौधे की इस स्थिति को क्या बोला जाता है? संतुलन बिंदु बोला जाता है, या फिर कंपेंसेशन पॉइंट बोला जाता है।
आप कहेंगे चलो सर कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि जल से संबंधित हम लोग क्या मुख्य बातें याद रख सकते हैं। तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे मित्र, जल से संबंधित आपको 2-4 बेसिक बातें अपने माइंड में रखना है, आपका काम बन जाएगा। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री है। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पौधा जो है वो जल को मिट्टी से अवशोषित करता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधा जो जल को मिट्टी से अवशोषित करता है वो किसके थ्रू करता है, तो गुरुजी अपने रूट के थ्रू करता है, यानी कि जड़ के थ्रू करता है। लेकिन वो लीफ तक किसके सहायता से पहुंचता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे संवहन ऊतक जाइलम की सहायता से जड़ से जो पानी है वो लीफ तक पहुंच पाता है, यानी कि पत्ती तक पहुंच पाता है। और साथ ही साथ आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में जो आपका जल ऊपर की ओर चढ़ता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू चढ़ता है, परासरण के प्रक्रिया के थ्रू चढ़ता है, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू चढ़ता है। और ध्यान में रखिएगा कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ भी आप क्या कहेंगे कि किसी भी लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, यानी कि परासरण कहलाता है। मतलब साफ है कि किसी भी द्रव का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। तो प्लांट में जो जल ऊपर चढ़ता है किस प्रक्रिया के थ्रू, परासरण के प्रक्रिया के थ्रू, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर आता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू, आप कहेंगे विसरण की प्रक्रिया के थ्रू। साथ ही एक अहम सा चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि पौधे हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से करता है, तो आप कहेंगे कि पौधे हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में जल से संबंधित, तो आप सभी इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे सारी बातों को मेंशन कर दिया है। क्या लिखा है कि जो जल है ये पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से अवशोषित करता है, और साथ ही साथ किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, तो आप याद रखेंगे परासरण की प्रक्रिया के द्वारा करता है। और साथ ही पौधे में जल जड़ से पत्ती तक जाइलम की सहायता से पहुंचता है, या आप कह सकते हैं कि जाइलम ऊतक की सहायता से पहुंचता है। और ध्यान में रखिएगा मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्लांट के क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे संवहन ऊतक कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्लांट के क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे संवहन ऊतक कहलाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके मैंने लिख दिया है कि पौधे को हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है, आप कहेंगे जल से होती है। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोफिल को, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने अच्छे से समझ लिया है कि क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का हरा वर्णक है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा है कि पर्णहरित क्या है, यह एक हरा वर्णक है। ध्यान में रखेंगे हरा वर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल प्लांट के किस भाग में आपको देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। तो आप सभी इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे कि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। साथ ही आप क्या कहेंगे कि इसका मेन फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप सभी याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा अवशोषित करना क्लोरोफिल का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे मेन फंक्शन करके मैंने लिख दिया है। आप सभी अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे नीचे आप मुख्य कार्य लिख सकते हैं। और साथ ही सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल के कई प्रकार होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये सब के सब क्या हैं, क्लोरोफिल के प्रकार हैं। आपको परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के प्रकार। क्या लिखा है कि क्लोरोफिल जो है आपका वो ए प्रकार का हो सकता है, बी प्रकार का हो सकता है, सी प्रकार का हो सकता है, डी प्रकार का हो सकता है, ई प्रकार का हो सकता है, और एक होता है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो आप सिंपल शब्दों में याद रखेंगे कि क्लोरोफिल के कई प्रकार होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सामान्यतः हर एक पौधे में पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है लगभग हर पौधे में पाए जाते हैं।
और ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, या फिर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला भी लिख दिया है। ध्यान देंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे, C55H72O5N4Mg। क्या कहेंगे, C55H72O5N4 और Mg। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे कि C55H70O6N4Mg। ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे अहम चीज आप सभी देख रहे होंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के ही फॉर्मूला में क्या है, तो गुरुजी लास्ट में Mg लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लास्ट में Mg लगा हुआ है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है। ना हो तो यहाँ पे आप एरो डाल करके लिख लेंगे क्या, कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि इसमें Mg पाया जाता है। इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये लगभग आपको हर एक पौधा में दिख जाएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, सनलाइट को अवशोषित कर रहा है। तो ये जो आपका क्लोरोफिल होता है इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोला जाता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोला जाता है। लेकिन आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्लोरोफिल हो जाता है और दूसरा आपका कैरोटीनॉइड हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि कैरोटीनॉइड खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो क्या करता है, तो क्लोरोफिल को सहायता प्रदान करता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आप सभी याद रखेंगे कि पहला होता है क्लोरोफिल। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। और दूसरा होता है आपका कैरोटीनॉइड। दूसरा आपका क्या होता है, कैरोटीनॉइड, और इसको हम लोग हिंदी में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। और साथ ही साथ ये कौन से रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो गुरुजी ग्रीन रंग के लिए, यानी कि हरा रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो आपका कैरोटीनॉइड होता है ये क्या होता है, तो ये लाल, भूरा, पीला रंग का वर्णक होता है। पीला रंग का वर्णक होता है। ध्यान में रखेंगे कि कैरोटीनॉइड क्या है, तो आप कहेंगे कि ये लाल, भूरा, पीला रंग का वर्णक होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका भी मेन फंक्शन होता है सूर्य प्रकाश को ही क्या करना, अवशोषित करना। मेन फंक्शन क्या है, तो सनलाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, यानी कि अवशोषित करना। लेकिन यहां पे आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरोटीनॉइड है, जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरोटीनॉइड है, ये सौर ऊर्जा को तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, लेकिन ये खुद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग कौन लेता है, तो क्लोरोफिल भाग लेता है। तब ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैरोटीनॉइड जो है वो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि कैरोटीनॉइड जो है वो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन कौन सा होता है, तो मेन क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट में ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ सनलाइट को प्राइमरी रूप से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है जिसको हम लोग कैरोटीनॉइड कहते हैं। ये किस प्रकार का वर्णक होता है, तो लाल, भूरा एवं पीला रंग का वर्णक होता है, जिसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना ही होता है। लेकिन ये खुद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल को मदद करता है, किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए।
मेरे मित्र, क्लोरोफिल के बारे में अगर आपको इतना सा डाटा मालूम है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सनलाइट के बारे में और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को प्रकाश कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे सूरज से मिलता है। और किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? आप कहेंगे क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल और केवल दृश्य प्रकाश में ही संभव है, यानी कि विजिबल लाइट में ही संभव है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि दृश्य प्रकाश आप किसको बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम जो ये कहते हैं कि प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है और उस सभी 7 रंगों को हम लोग महसूस कर पाते हैं। दैट्स वाई ये सब के सब क्या कहलाते हैं? विजिबल लाइट कहलाते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश कहलाते हैं। और वो आपका 7 रंग कौन सा है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी एक सूत्र के थ्रू या फिर एक शब्द के थ्रू हम लोग याद रखते हैं और वो शब्द क्या है? विवग्योर है। क्या है? विवग्योर है। जहां पे V4 क्या होता है? वायलेट होता है, I4 इंडिगो होता है, B4 ब्लू होता है, G4 ग्रीन होता है, Y4 येलो, O4 ऑरेंज और R4 क्या होता है? रेड होता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे विवग्योर जो है वो क्या है? दृश्य प्रकाश है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही क्या हो पाती है? संभव हो पाती है। और एक और चीज यहाँ पे स्टार मार्क देकर के आप लिख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकती है। ना हो तो आप यहीं पे मेंशन कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी संभव है। कृत्रिम प्रकाश में भी संभव है। और आप सभी एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से कौन से रंग में होगी? तो लाल रंग के प्रकाश में होगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी गति से किस में होगी? तो बैंगनी रंग में होगी। आपको परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण तीव्र होता है जबकि बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमा होता है। और सबसे अहम चीज आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे क्या कि क्लोरोफिल जो है यानी कि पर्णहरित जो है, पर्णहरित जो है ये प्रकाश यानी कि लाइट से, प्रकाश यानी कि लाइट से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करती है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल के द्वारा प्रमुखता से किस रंगों को अवशोषित किया जाता है? आप कहेंगे बैंगनी, नीला और लाल। तो प्रकाश से संबंधित आप इतना सा बात ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे CO2 को स्थिर करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र, आप सबों ने देखा है इसी सेशन में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को होने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट को क्या चाहिए होता है? तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जिससे ये क्या करता है? तो अपना ग्लूकोज बनाता है और साथ ही साथ क्या करता है? ऑक्सीजन का निष्कासन करता है। लेकिन आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रात में श्वसन के प्रक्रिया के दौरान प्लांट जो है वो CO2 छोड़ता भी है। तो एक तरफ रात में ये CO2 छोड़ता है और दिन में उसको ये कंज्यूम करता है, यानी कि उसको खर्च करता है। तो जाहिर सी बात है कि CO2 को बैलेंस कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे सर पौधा कर रहा है। किस प्रक्रिया के थ्रू? तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के थ्रू। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका जो प्लांट होता है ये ऑक्सीजन को भी क्या करता है? बैलेंस करता है। भले ही ये ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा लेता है, इनहेल करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑक्सीजन भी तो देता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि CO2 और O2 दोनों का जो स्थिरीकरण है वो किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे प्लांट के द्वारा होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे, मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादपों द्वारा होता है, यानी कि हरे पौधे द्वारा होता है।
किस रूप में होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादपों के द्वारा किया जाता है वो भोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। या आप कह सकते हैं कि भोजन के रूप में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्थिरीकरण कौन करता है? हरा पादप करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बगैर सनलाइट के संभव ही नहीं है। तो आप सभी हमेशा ये भी ध्यान में रखेंगे कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादपों द्वारा होता है। किस रूप में होता है? तो आप कहेंगे भोजन के रूप में होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, तीसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि पौधे में CO2 तथा जल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर होते हैं। आप सभी जो ये कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि पौधे में CO2 और जल जो है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है, या फिर पौधे में भोजन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं। और साथ ही अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इस प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोज्य पदार्थों में संचित हो जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सन से जो एनर्जी आती है वो आपका क्या होता है? रेडिएटेड एनर्जी होता है, यानी कि रेडिएशन वाला एनर्जी होता है। तो वो जो आपका रेडिएशन वाला एनर्जी होता है एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान किस में बदल जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और ये जो आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो ये किस रूप में संचित हो जाता है? तो पौधे के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोज्य पदार्थों में संचित हो जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे को परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे से कौन बचाता है? तो जो कैरोटीनॉइड नामक वर्णक होता है ये पौधे को क्या करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, यानी कि परावैंगनिक किरण से बचाता है। और ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UV रे कहते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पौधे को UV रे से यानी कि अल्ट्रावायलेट रे से, हिंदी में बोले तो परावैंगनिक किरणों से, कौन सा वर्णक बचाता है? आप कहेंगे कैरोटीनॉइड बचाता है। कौन बचाता है? कैरोटीनॉइड बचाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? शैवाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि अलगी के द्वारा किया जाता है। ना हो तो आप इस चीज को स्टार मार्क देकर के लिख लेंगे कि पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन यानी कि O2 का उत्पादन किसके द्वारा होता है? शैवाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शैवाल के द्वारा होता है। तो आप ये सारे पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अब आपको इन सब चीज़ों से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर प्रकाश संश्लेषण के दूसरे क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।